हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक सभ्यता देखिए है क्या। तो प्राचीन भारत के इतिहास में प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है सभ्यता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि वैदिक सभ्यता जो है यह है क्या। तो सबसे पहले वैदिक काल पे दृष्टि डालते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल इंग्लिश में वैदिक सभ्यता बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक काल को वैदिक पीरियड। तो देखिए वैदिक काल, सबसे पहले तो ये जान लिया कि वैदिक शब्द जो है ये किससे बना हुआ है। तो वैदिक शब्द जो है संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यहाँ द में हलंत होगा। ज्ञान मतलब कि नॉलेज। तो संस्कृत भाषा की विद धातु से बना हुआ है। वेद भी विद धातु से ही बना हुआ है। विद धातु में घ प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। तो वैदिक काल का जो समय है इस पे विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, लेकिन जो मान्य मत है वो ये माना जाता है कि वैदिक काल जो है 1500 BC मतलब 1500 ईसा पूर्व से। मान्य मत यह है कि 1500 BC 1500 ईसा पूर्व से 600 BC तक है। तो वैदिक काल को जब उसकी मतलब बदलाव विभिन्नता ये सब देख करके मतलब इसको दो पार्ट में बांटा गया। तो वैदिक काल का जो विभाजन है दो भागों में हुआ। तो जब दो भागों में विभाजन हुआ, एक हुआ ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब कि बाद का। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो समय के बारे में जान लें। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 BC तक, 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया। ऋग्वैदिक काल का समय जो है 1500 BC से 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 BC से मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 BC 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता जो है इसकी स्थापना थोड़ा बात करें। मतलब वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की, वैदिक सभ्यता किनके द्वारा स्थापित हुई। तो वो थे आर्यों के द्वारा। आर्यों के द्वारा। ये आर्य हैं कौन, सबसे पहले ये जानते हैं। तो आर्य जो है ये कोई जाति सूचक या धर्म संप्रदाय संबंधित कोई शब्द नहीं है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्यों ने इस सभ्यता की स्थापना की, वैदिक सभ्यता की। तो आर्यों का आर्य कहाँ से आए इस संबंध में भी विद्वानों के अनेक मत हैं। तो उन पर भी हम अभी बात करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें आर्यों को आने से, तो मैक्स मूलर जो है उनका जो मत है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। मैक्स मूलर जो है उनका यह कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से है। मध्य एशिया में बैक्ट्रिया नामक जगह से। बैक्ट्रिया जो है अफगानिस्तान में जगह है वर्तमान समय में। और बाल गंगाधर तिलक जो है, जो कि उग्रवादी नेता थे, मतलब गरम दल के नेता, तो उनका जो मानना है बाल गंगाधर तिलक का, तो उनका यह मानना है कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न विद्वानों ने आर्यों के संबंध में अपने मत दिए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इसके पहले जो है सैंधव सभ्यता थी।
वैदिक सभ्यता के पहले। तो इसका जो काल है, समय जो निर्धारित किया गया है, तो ये जो सैंधव सभ्यता है ये 1500 ईसा पूर्व 1500 BC तक ये खत्म हो गई, मतलब इसका विनाश हो गया। विनाश के कारण हम लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, कि इसके विनाश का जो कारण था वह ये था कि कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इसको मतलब किसी ने नष्ट किया, आर्यों के द्वारा नष्ट हुई सभ्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि कोई बीमारी वगैरह आ गई थी, और कुछ लोग मानते हैं कि ये बाढ़ के कारण। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण माना जाता है तो बाढ़ के कारण ही माना जाता है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समाप्ति हो गई थी, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, तो उस बार कुछ ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी, तो सब सिंधु सभ्यता जो है पूरी नष्ट हो गई। फिर उसके बाद जब सिंधु सभ्यता के समापन के बाद जो है वैदिक सभ्यता आई। तो ये जो इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग भौगोलिक विस्तार की बात किए थे, तो उसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है इसके अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये लगभग उसी क्षेत्र में फैली थी जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। कब? ऋग्वैदिक काल में। दो काल में बांटा गया है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो जब शुरू में आर्य आए ऋग्वैदिक काल में, तो उनका जो एरिया था यही सिंधु घाटी सभ्यता वाला ही एरिया था, लगभग अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान इधर पंजाब प्रांत तक। लेकिन जब बाद में इसके बाद धीरे धीरे आर्य जो हैं बढ़ते हुए चले गए, तो उत्तर वैदिक काल में देखा गया कि विभिन्न पर्वत वगैरह का भी वर्णन मिलने लगा। तो धीरे धीरे ये लोग मतलब फैले, विस्तार हुआ इनका। तो 1500 से इसीलिए माना जाता है वैदिक सभ्यता की शुरुआत में। वैदिक काल की जो अवधि है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, इसी कारण माना जाता है। और अगर इधर की बात करें, इधर तो हमने समझ लिया 1500 ईसा पूर्व क्यों माना गया, इधर अगर 600 ईसा पूर्व क्यों माना गया, क्योंकि 600 ईसा पूर्व में 6ठी 7वीं ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में हुआ था। तो इसीलिए इतना समय जो हम मानते हैं ये जो है वैदिक सभ्यता का है। 900 वर्ष है कुल। जो वैदिक सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता नहीं है, ये ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक, ये ग्रामीण सभ्यता है। और इसकी जानकारी जो है हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है, कुछ अभिलेख है, जैसे बोगजगोई अभिलेख है, तो उससे हमें पता ये चलता है कि 1400 ईसा पूर्व का वो अभिलेख है। तो वहाँ पे ये पता चला है कि वहाँ उसमें उस अभिलेख में जो है 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। नासत्य मतलब अश्विनी कुमार। और उसके अतिरिक्त जो है वैदिक सभ्यता को ज़्यादातर जो जाना गया है वो वैदिक संहिताओं के माध्यम से जाना गया। वैदिक संहिता, तो वैदिक संहिताएं हैं क्या? वैदिक संहिता के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब जो है वैदिक संहिताओं के अंतर्गत आता है सब कुछ। तो देखिए हम लोग जो है आर्यों के मूल निवास स्थान की बात कर रहे थे। तो सभी देखिए जो विद्वान हैं वो अपने अपने मत दिए हैं। अभी जो है सभी अपने अपने जो मत दिए हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है, सबसे पहले जान लीजिए सप्त सैंधव प्रदेश है क्या। तो जो भारत का जो हिस्सा है जहाँ सिंधु सभ्यता थी, तो वही वाला एरिया सप्त सैंधव प्रदेश में आता है। सप्त सैंधव मैंने 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश। तो 7 नदियाँ जो थी तो उनके द्वारा सिंचित प्रदेश है, उसी को सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। 7 नदियों के जो नाम हैं इसमें 3 सा से हैं, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम। ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है 7 नदियां, तो देखिए सिंधु, सरस्वती, सतलज 3, ब्यास, चिनाब 5, झेलम 6ठी हो गई, और रावी। ये जो 7 नदियां हैं
इन्हीं के द्वारा जो सिंचित प्रदेश है उसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, 7 नदी। तो जो सप्त सिंधु प्रदेश है, आर्यों का मूल निवास स्थान, इसको जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद इसको मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश, तो ब्रह्मर्षि देश किसने माना? तो आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा ने माना। पंडित गंगानाथ झा ने माना। तो ये ब्रह्मर्षि देश पहले ये जान लें किसको कहते हैं। ब्रह्मर्षि देश है ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ब्रह्मर्षि देश जो है गंगा यमुना का जो द्वार वाला जगह है उसी को बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा पंडित गंगानाथ झा का मानना है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो ब्रह्मर्षि देश है। फिर तिब्बत, देखिए तिब्बत भी मानते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सुने होंगे। तो उनका जो है मानना ये है, उनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने उसमें यह बताया है, कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत से है। तिब्बत को मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है ये सत्यार्थ प्रकाश। ये किस भाषा में है? ये हिंदी भाषा में। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, तो जैसा कि अभी हमने वीडियो में शुरू में बताया था कि उत्तरी ध्रुव जो है बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान जो है उत्तरी ध्रुव मानते हैं तिलक। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल। तो तिलक की पुस्तक है दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस। दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस इनकी पुस्तक का नाम है, वहां से हमें जानकारी मिलती है। यूक्रेन जो मानते हैं दक्षिणी रूस, ये गार्डन चाइल्ड महोदय हैं इनका। फिर जर्मनी, आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी भी मानते हैं। हर्ट एवं पेंका, हर्ट एवं पेंका इनका मानना है कि जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में है और जर्मनी जो है काफी विकसित देश है। अब देखिए मध्य एशिया में बैक्ट्रिया जगह, ये मैक्स मूलर का मानना है। तो मैक्स मूलर का मानना है कि मध्य एशिया में बैक्ट्रिया जगह है जो कि अफगानिस्तान में है। तो वहाँ से आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, आर्यों का मूल निवास स्थान वहाँ पर है। मैक्स मूलर वाला जो मत है ये सर्वाधिक मान्य मत है। सर्वाधिक मान्य मतलब ये कि ज्यादातर लोग मैक्स मूलर के मत को स्वीकार करते हैं। हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी हंगरी, ये पी गाइस महोदय मानते हैं, पी गाइस का मानना है। और यूरेशिया आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र जो है यूरेशिया, ये ब्रंडेनिस्टिन मानते हैं ऐसा। सप्त सिंधु प्रदेश की हमने बात कर ही लिया। 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी। तो अभी हम मैक्स मूलर के मत की बात कर रहे थे कि मैक्स मूलर ने जो है यह माना है कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक जगह से आर्य आए थे। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया जो अफगानिस्तान में। तो ऐसा मैक्स मूलर का मानना था। तो मैक्स मूलर के जो मत है उसका आधार की बात अगर करें तो उसके मत का आधार क्या है जिसके कारण वो ऐसे कहता है। तो ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ, तो ऋग्वेद जो है ये अपना ग्रंथ है और ईरानी ग्रंथ जो है जिंद अवेस्ता है। तो ईरानी ग्रंथ जो जिंद अवेस्ता है ये भी काफी पुराना ग्रंथ है। तो ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में जो है कई भाषाई समानताएं हैं, भाषाई समानताएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो वैदिक देवता इंद्र, वायु, मित्र तथा असुर। तो वैदिक देवता जो इंद्र है इसका जो जिंद अवस्था ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता है उसमें इंद्र का नाम इंद्र ही मिलता है, लेकिन वायु का वायु मिलता है और मित्र का मित्र और असुर का और मजदा मिलता है। ये ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में मिलता है। ठीक, तो ये मैक्स मूलर जो मत का आधार है वो ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जो कई भाषाई समानताएं हैं उसके आधार पर मैक्स मूलर ने कहा है कि
आर्य जो हैं उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया का बैक्ट्रिया जगह है जो कि अफगानिस्तान में है वर्तमान समय में। वैदिक सभ्यता में हम लोग जो है आर्यों के आगमन तिथि की बात करें तो मैक्स मूलर 1200 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 1000 BC मैक्स मूलर मानते हैं, और सर्वाधिक मान्य मत 1500 ईसा पूर्व है। ठीक, तो संबंधित अभिलेख, तो आर्यों से संबंधित देखिए जो अभिलेख हैं ये हमें विदेशों से प्राप्त हुए हैं, भारत के बाहर से, जिसमें जो है बोगस कोई अभिलेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभिलेख है, कई बार इसका क्वेश्चन आया है। बोगस कोई अभिलेख जो है ये 1400 ईसा पूर्व का है, काफी पुराना अभिलेख है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, तुर्की देश। तो अभी करंट न्यूज है कि तुर्की देश जो है उसका नाम जो है वहाँ के जो है राष्ट्रपति उन्होंने तुर्कीय कर दिया, इसीलिए तुर्कीय लिखे हैं, तुर्की देश का नाम तुर्कीय हो गया इसीलिए लिख दिया। तो एशिया माइनर से प्राप्त यह अभिलेख है बोगस कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का। तो इसमें हमें उल्लेख क्या मिलता है, इसमें यह विवरण मिलता है वैदिक कालीन जो है 4 देवताओं का नाम इसमें मिलता है। ठीक, तो वैदिक कालीन 4 देवता वो हैं कौन? बोगस कोई अभिलेख जो है इसमें वैदिक कालीन 4 देवताओं का नाम मिलता है। तो वो 4 देवता देखिए कौन कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो इन्हीं 4 देवताओं का हमें इसमें उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य को अश्विन कहा जाता है, अश्विन देवता, नासत्य को अश्विन देवता। तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इन्हीं 4 देवताओं का इस अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है। और दूसरा अभिलेख जो है कस्य अभिलेख, ये 1600 ईसा पूर्व का है। ठीक, तो ये 1600 ईसा पूर्व का है, और ये कहाँ पे है अभिलेख? इराक में है, इराक स्थित। इस अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है हमें कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ईरानी आर्य जो थे उनकी एक शाखा जो है वो भारत आई थी। आर्यों भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो हमने अभी यह बताया था कि आर्य जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र है वहाँ आए, फिर धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ। तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आए, मतलब अफगानिस्तान और पंजाब वाला ये सब एरिया। ठीक, सप्त सिंधु प्रदेश बताए थे कि 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश। तो ऋग्वैदिक आर्य, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे मतलब शुरू वाले, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे सर्वप्रथम इसी प्रदेश में बसे, इसमें सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। ठीक, फिर उसके बाद जब वो फैले तो ब्रह्मावर्त प्रदेश जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा के निकट, जो महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र जगह है तो हरियाणा में पड़ता है। तो उसके बाद जो है सप्त सिंधु प्रदेश के बाद ब्रह्मावर्त प्रदेश आर्यों का रहने का बना। ठीक, निवास स्थान जो कि कुरुक्षेत्र के निकट ब्रह्मावर्त प्रदेश। फिर उसके बाद ब्रह्मर्षि देश, फिर आर्य जो हैं और फैले, जब और उनका विस्तार हुआ तो आर्य जो है गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना प्रदेश जो है इसको ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्य आए। ठीक, फिर उसके बाद मध्य देश, फिर जब और उनका विस्तार हुआ तो हिमालय और विंध्याचल का संयुक्त क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र, हिमालय और विंध्याचल का संपूर्ण क्षेत्र जो है मध्य देश में आता है। मतलब फिर और इन्होंने बढ़ा तो विंध्याचल मतलब कि विंध्य पर्वत जो है वहां तक आ गए। ठीक, तो सप्त सिंधु प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 7 नदियां जो हैं उनके ये नाम हैं सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। याद करने का तरीका कि ये 3 सा से हैं, सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। ठीक, इन सभी के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो सिंधु नदी जो है
ये इसके आसपास का जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, तो इसको हिरण्यमयी कहा गया। ठीक, इसको इस नदी को जो है हिरण्यमयी कहा गया। ठीक है, वैदिक काल हिरण्यमयी क्यों कहा गया? हिरण्यमयी मतलब सोना देने वाली, अर्थात सोना देने वाली, मतलब यहाँ सोने से आशा यह है कि अच्छा उपजाऊ मैदान होने के कारण इसको कहा गया। सतलज, सतलज का जो हमें प्राचीन नाम मिलता है शतुद्री मिलता है, शतुद्री। ठीक, और सरस्वती का नाम जो है घग्गर मिलता है, घग्गर नदी। सरस्वती नदी जो है वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है। ठीक, तो सरस्वती जो है, इसको जो वेद में सरस्वती नदी जो है, वेद में जो है सरस्वती नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इसके लिए जो शब्द यूज हुआ है सरस्वती नदी के लिए वेद में, नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। ठीक, रावी नदी, रावी का जो है अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो परुषणी नदी बोलते हैं। रावी नदी के तट पर ही जो है दशराग युद्ध हुआ था। जो व्यास, व्यास का अगर प्राचीन नाम बात करें विपाशा, व्यास का नाम। ठीक, चिनाब का अस्किनी, अस्किनी, और झेलम का वितस्ता। ये तो आगे हम ये जानेंगे कि किस नदी का कितनी बार उल्लेख है ऋग्वेद में, कौन पवित्र है, कैसा उनका सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, और आर्यों के बारे में सब कुछ, मतलब पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त। आप सभी फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी अपना विचार देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में दें।